अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और कल रात क्या कुछ हुआ और अब मज़ीद क्या होने वाला है इस पे हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। और कल रात तो हुकूमत तो गिरते गिरते बची है, क्योंकि बिलावल साहब ने कह लें कि वजारतों को तो लात मार दी थी। तो इसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। फिर आलिया हमजा साहबा को गिरफ़्तार किया गया। अब उनको गिरफ़्तार तो किया गया, ठीक है, लेकिन उन पर जो FIR काटेगी वो देख कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। मतलब मैं हैरान हो रहा था कि जब सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं तो उसके बावजूद पुलिस का ये मौक़िफ़ अपनाना। खैर, उसकी भी तफसीलात आगे चल के आपको सारी बताता हूँ। फिर हलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ अब एक नया महाज खुल गया। शेर अफजल मरवत साहब के बयान आ रहे हैं और वो कह लें कि दोबारा से ज़रा लाइमलाइट में आ रहे हैं। कुछ और लोगों के भी बयान आए हैं, इंशाल्लाह इसकी भी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आलिया हमजा साहबा के हवाले से बता देता हूँ कि उनको कल गिरफ़्तार किया गया। अब ये होता क्या है कि रात को तकरीबन 10:30 बजे के करीब आप कह लें कि रावलपिंडी के अंदर एक कन्वेंशन था, जहाँ पर आलिया हमजा साहबा को बुलाया गया था और उन्होंने स्पीच भी करनी थी। अभी तक उन्होंने स्पीच की ही नहीं थी वैसे। तो वहाँ पर क्या होता है कि पुलिस आ जाती है। अब जब वहाँ पर पुलिस आई है और वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही हैं, जब पुलिस उनको लेके जा रही है, कारकुनान ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन आलिया हमजा साहबा ने सारे मामले को बड़े अच्छे से टैकल किया और वो पुलिस के साथ वहाँ से गई और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि पुलिस ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो बहुत डिफरेंट था और जो सारी चीज़ें वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो रही थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। खैर, पुलिस वहाँ पर गई, पुलिस ने आलिया हमजा को वहाँ से गिरफ़्तार किया और उनको थाना सिविल लाइन उन्होंने रात को शिफ्ट किया। अब कुछ लोग कह लें कि ज़ाहिर बात है, जब उनको लेकर गए तो कुछ लोग बाद में थाने गए उनकी रिहाई की बात करने या उनको लेने के लिए, तो और लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया। अब कह लें कि जब ये गिरफ़्तारी तो खैर से हो गई और ये गिरफ़्तार करने की वजह क्या थी, देखें ना कि एक तो आपने अगर वो वीडियोज़ देखी हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर टेंट लगाए गए। टेंट लगाने की वजह यही थी कि कम से कम उसको आप कह लें कि इनडोर रखा जाए ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो और जो भी एक एक्टिविटी है वो आप कह लें कि 4 दीवारी के अंदर हो। अब उसकी वजह ये थी, लेकिन FIR जो मैंने पढ़ी उसमें लिखा गया था जी कि 30 से 35 लोगों ने क्या है जी कि रोड ब्लॉक किया हुआ है और ये मुखबर की जानिब से पुलिस को मुखबरी दी जाती है। पुलिस को बताया जाता है जी कि 30 से 35 लोग जो है वो रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। तो पुलिस वहाँ जी मौके पर पहुँचती है। पुलिस पहुँचती है तो पुलिस आके जी उनको कहती है कि आप लोग यहाँ से मुश्तल हो जाएँ, लेकिन वो लोग जी नहीं होते और उल्टा वो जी जवाब में पुलिस पर पथराव शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, पुलिस पर पथराव शुरू होने के बाद जी पुलिस ने क्या किया जी कि उन्होंने वहाँ से लोगों को गिरफ़्तार किया। लेकिन ये तो अब मौक़िफ़ है FIR का या पुलिस का, लेकिन हकीकत क्या है वो अब तक आप वीडियोज़ में देख चुके होंगे कि एक तो आलिया हमजा साहबा तकरीर अपनी करने वाली थी। उन्होंने बताया भी कि मैं ये अपनी तकरीर कर लूँ, तकरीर करने के बाद वैसे ही हमारा ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा और हम सब लोग घरों को चले जाएंगे। लेकिन पुलिस ने कहा जी कि नहीं, आपको गिरफ़्तार करना है और पुलिस ने वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया और उसके बाद सिविल लाइन थाने में उनको शिफ्ट किया। और गालबन वो जो थाना है मेरा ख्याल है वो भी ख़वातीन का ही है जहाँ पे उनको रखा गया था। तो मसला ये है कि देखें ना कि या तो जो पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया ये कुछ स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा था या ये कोई फ़िल्म चल रही थी कि जो आपने इस तरह का मौक़िफ़ अपनाया। और आपको क्या लगता है कि लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं जब भी आप FIR करने जाते हैं तो इस तरह का मौक़िफ़ अपनाना, या तो आप है ना कि आप मेरिट पर आएँ, वाकई उन्होंने रोड ब्लॉक किया हो और आप उनको वहाँ से हटाएं, वो ना हटें, पथराव करें तो चलें, बनता है। वो एक साइड पे इवेंट हो रहा है जो कि टेंट लगा के बाकायदा उसको इनडोर रखा गया। उसके बावजूद देखें ना कि वहाँ पे कोई GT रोड तो चल नहीं रहा था कि कोई सड़क ब्लॉक हो गई थी या कुछ इस तरह का। खैर, आलिया हमजा साहबा को गिरफ़्तार किया गया वहाँ से और अब उनकी जो है वो कह लें कि अब तक भी वो थाने के अंदर ही हैं। मज़ीद इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो थोड़ी सी अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल एक बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीर की और हुकूमत तो कहने के गिरते गिरते बची है, वरना वो तो जिस तरह जोशे खिताबत में आ गए थे मुझे लगा था कि हुकूमत बचेगी नहीं। कनाल के इशू पे जी जनाब जो है वो जलसा कर रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़ और जोशे खिताबत में जनाब ने कहा जी कि मैं ना तो को फार्म 47 पे आया हूँ और ना ही मुझे लोग सिलेक्टेड कहते हैं। ये मतलब वो अपनी इत्तेहादी हुकूमत को ही कह रहे थे कि मैं को फार्म 47 वाला नहीं हूँ या ना ही लोग मुझे सिलेक्टेड कहते हैं। और बिलावल साहब ने कहा मैं आपकी वजारतों को लात मारता हूँ। जनाब, वजारतों को तो चले आपने लात मार दी, लेकिन ये जो इतने आईनी ओहदे आपने लिए हुए हैं, गवर्नरशिप पंजाब की आपके पास, KP की आपके पास, और सेनेट की बात करें तो सेनेट का जो चेयरमैन है वो आपका, वालिद साहब आपके सदर बैठे हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत आपके पास है। तो ये सारे आईनी ओहदे आपने क्यों रखे हुए हैं, क्यों लिए हुए हैं? कहीं ना कहीं तो आपकी गवर्नमेंट से ये सेटलमेंट है ना, क्योंकि आपने ये ओहदे देखे ना इसी सेटलमेंट से ही लिए हैं, हमें थोड़ी मिल गए आपको। या तो अब अपने वालिद साहब से कहें ना कि वो सदर के ओहदे से जो है रिज़ाइन कर दें या जो आपके गवर्नर्स बैठे हैं वो रिज़ाइन कर दें,
तो हमें समझ में आता है ये मतलब आप धमकियां किसको लगा रहे हैं। और शुरू दिन से आपने देखा हो तो पीपी या नून लीग, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तकरीर में तो एक दूसरे के बड़ा खिलाफ होते हैं। इलेक्शंस की भी बात की जाए तो तब भी एक दूसरे की मुखालफत, एक दूसरे के खिलाफ बयान देना, और फिर पता नहीं इन्होंने कोई डील की होती है, हुकूमत में आके ये इकट्ठे बैठ जाते हैं। और फिर इसी तरह ही देखे ना कि वो बिलावल साहब जिस तरह जोश खिताबत में, और वो कह रहे थे जी कि मेरे साथ तो ये लोग हैं, और वो जब सामने नज़र गई तो लोग नहीं, वो सिर्फ डंडे ही डंडे नज़र आ रहे थे और उन पर झंडे थे। अब ये इस दफ़ा को पीपी ने नया तरीका अपनाया है कि वो आपने अगर वो फुटेज देखी हो ना तो आपको सामने लोग कम और वो डंडे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो कुछ मैंने इस तरह की फुटेजेस भी देखी कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तो जब आप इस तरह की सूरत हाल से दो चार हैं तो फिर ये सिर्फ धमकियां आपकी देना, और कल को जब बजट का मामला आएगा तो फिर आपको जो चाहिए आप उनके साथ फिर डील करके फिर बजट में आप उनके साथ बैठ जाएंगे। और ये आप लोग देखेंगे मई जून में जब बजट का आना है मामला, तो इन्होंने जो कुछ लेना देना है ये कर करा के तो फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे, फिर जाके उनको वोट देंगे। लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ आके तकरीर करेंगे। और मैं तो आपको वो कह रहा हूँ ना कि मुझे तो रात को लगा था कि बिलावल साहब ने यह हुकूमत गिरा दी है आज, जिस तरह इन्होंने आज वजारतों को लात मार दी और जितनी वो जोश में खिताब कर रहे थे। तो बिलावल साहब को ये बातें समझनी चाहिए। आवाम को अब चीज़ें समझ आती हैं और आवाम को आप इतना भोला भाला ना समझें। ये वो कोई 80s 90s की सियासत नहीं है। अब लोग सोशल मीडिया पर और वैसे भी लोगों को, जिस तरह से इमरान खान ने लोगों के ज़हनों में हर चीज़ डाल दी है, तो लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कौन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। तो इसलिए इस तरह के बयान ना देने के बजाय या तो अगर आप वाकई आवाम के हक में हैं तो फिर आवाम के लिए आप खड़े हों, स्टैंड लें, और आप हुकूमत को कहें जी कि हम आपके साथ नहीं हैं, तो हमें समझ आता है। ये सिर्फ तकरीरों की हद तक आप हुकूमत के खिलाफ हो जाना और कल को फिर जाके उन्हीं को ही वोट दे देना, तो ये तर्ज सियासत अब नहीं चलने वाला। ये बिलावल साहब को अब समझ लेना चाहिए। खैर जी, ये बिलावल साहब का मामला तो मैंने आपके सामने रखा है और अब तक आपने भी उसकी फुटेजेस वगैरह भी देखी होंगी। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं अलीमा खान साहबा की। अलीमा खान साहबा के खिलाफ अब एक नया महाज खुल गया है, और वो महाज पहले ये कह लें कि उनके भाई से उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वो अडेला के बाहर इंतज़ार कर रही होती हैं, और फिर अब शेर अफजल मरवत जैसे या फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग आकर उनके खिलाफ बयानबाजी। अब शेर अफजल मरवत साहब कल एक समा टीवी के शो में बैठे बात कर रहे थे जी कि जो बेसिकली अलीमा खान साहबा है वो मेरे खिलाफ जो है ना यूट्यूबर्स को बुलाकर उनके कान भरती हैं, और फिर वो पार्टी फंडिंग का मामला या और भी वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो शेर अफजल मरवत साहब, मुझे लगा था कि शेर अफजल मरवत साहब को जब पार्टी से निकाला गया था ना, ये कुछ अरसे के लिए शायद मुझे लगा था कि खामोश अगर रह लेंगे ना तो इनकी पार्टी में शायद वापसी हो जाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल था शेर अफजल मरवत साहब के लिए खामोश रहना, और वो इतना खामोश रह भी नहीं सकते हैं। अगर यही वो ग्रेस के साथ खामोश रह जाते तो यह चीज़ें मुख्तलिफ होती। अब भी शायद उनको पार्टी में ले लिया जाए, लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि शेर अफजल मरवत साहब को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं। या खैर मैं उनको कोई मशवरा तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत साहब का ये करना नहीं बनता था जो वो ये कर रहे हैं। मतलब वो पार्टी फंडिंग के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा जी कि ये किस तरह से वो सारे जो वकीलों को फीसेस दी जाती हैं ये अलीमा खान साहबा देखती हैं, और ये शिबली फराज को बताती हैं किस वकील को कितने पैसे देने हैं, क्या करना है। तो ये जो सारी चीज़ें शेर अफजल मरवत, और फिर दूसरी तरफ फयाजुल हसन चौहान साहब पे तो मैं हैरान ही हो रहा था ना कि उनका मामला तो स्टार्ट होता है जी गोल्ड स्मिथ से, गोल्ड स्मिथ फैमिली, फिर रहा और पता नहीं कौन कौन से मुल्क इंटेलिजेंस से वो अलीमा खान साहबा के ताल्लुकात जोड़ देते हैं कि मतलब जैसे कह लें कि सारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अलीमा खान साहबा से ही राब्ते में हैं। और उनकी बात आके एंड कहाँ पे होती है, जबरान इलियास पे, वो जो पीटीआई सोशल मीडिया टीम के हैं, तो वो अपनी बात को ख़त्म मांग करते हैं। तो फयाजुल हसन चौहान साहब तो खैर वो अखीर ही कर देते हैं ना, वो आपको पता ही है फिर उनका वो जिस तरह से अंदाज़े बयां है या जो किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, तो उनको तो ये लगता है ना कि सारे जो आप कह लें कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो अलीमा खान साहबा के साथ ही मिली हुई हैं और उनके साथ ही वो कर रही हैं। और खैर ये तो सारी सूरत हाल मैंने आपको बताई है। कल एक जो सबसे सैड न्यूज़ थी ना, सबसे जो बुरी खबर थी मेरे लिए, वो मैं देख रहा था, वो थी अहमद डोगर साहब के हवाले से। कल उनकी वालदा की कह लें कि वफ़ात हुई, और वफ़ात होने के बाद क्योंकि आपको पता है कि फिर जनाजा होना था पब्लिक में और वो सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग भी वहाँ पर थे, रात गए, तो अहमद डोगर साहब ने पहले घर के अंदर अलग से जनाजा पढ़ा, क्योंकि वहाँ पर उनके कोई फैमिली के लोग थे या बाकी लोग थे, तो उन्होंने वहाँ पर जनाजा पढ़ा कि अगर इस तरह मैं एलानिया अगर कुछ जनाजा बाहर पढ़ूंगा तो हो सकता है कि मुझे गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। फिर उन पर आपको पता है FIR कुछ की गई हैं, कत्ल की, और बहुत सारे मुकदमात हैं जिनमें ज़मानत भी नहीं बंदे की होती, तो ऐसे में अगर वो गिरफ़्तार हो जाते तो इसलिए उनको वो जनाजा अलग से पढ़ना पड़ा। तो ये कितनी सारी मुश्किलात PTI झेल रही है या ये लोग झेल रहे हैं। तो मतलब इससे आप अंदाज़ा करें कि उनकी वालदा की वफ़ात और वो उनका जनाजा पब्लिक के अंदर नहीं पढ़ सकते, उनको अलग से पढ़ना पड़ा।
तो मतलब कुछ इस तरह की सूरत हाल से लोग दो चार हैं। और आमिर डोगर साहब के लिए यकीनन ये मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला उनकी जो वालदा के लिए आखिरत में आसानियाँ फरमाए और उनकी मगफरत फरमाए। तो मतलब ये कुछ सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर जो आजकल हम देख रहे हैं। लेकिन मेरी दुआ है कि आने वाले वक्त में ये हालात बेहतर हों। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।